नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रश्नावली 3 है, विविध प्रश्नावली, उसके जो क्वेश्चन शेष रह गए थे। प्रश्न संख्या 9 तक हम पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 10 के बारे में हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 जो है उसका फॉर्मेट लिखने की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, इसलिए थोड़ी असुविधा भी होती है, लेकिन जब तक हम प्रश्न हमारे सामने नहीं होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये मेरी मजबूरी भी है कि मुझे लिखना ज़रूरी हो गया, क्योंकि मुझे तो यहाँ बताना पड़ेगा कि क्या क्या आ रहा है, तो हम ये काम करेंगे। इसमें अपना टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों से हम लोगों को छुटकारा मिल जाएगा और डायरेक्ट आपको पीपीटी मोड जो है उसके माध्यम से अपन डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन आपको बताने लग जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ वक्त लगेगा, केवल आपका सपोर्ट चाहिए। आप कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले प्रश्न संख्या 10 को समझते हैं। एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y और Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। सीधी सी बात है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, तो ये समझना ये था कि X, Y, Z कौन है। X, Y, Z है वस्तुओं की संख्या। तो ये क्या करता है कि 2 बाजारों में इनका विक्रय करता है, 2 बाजारों में बेचता है। पहले बाजार में X वस्तुएं, Y वस्तुएं और Z वस्तुएं इतनी इतनी बेची जाती है। इसी प्रकार जो सेकंड बाजार है उसमें इतनी वस्तुएं बेची जाती है। सबको समझ में आ गई ये बात। तो अब यहाँ देखिए, इसमें 2 पॉइंट नीचे दिए गए हैं, A और B। उनके आधार पे अपने को इसको सोल्व करना है। यदि X, Y तथा Z, X, Y, Z कौन है? ये तो वस्तुएं हैं कि प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, कि इनकी एक इकाई का विक्रय मूल्य अपने को ये दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय, कुल इनकम बतानी है आव्यूह बीजगणित की सहायता से, बीजगणित का प्रयोग करके बताना अपने को। तो आप क्वेश्चन आप समझ गए। ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं, जैसे भी आंकड़े दे रखे हैं, इनसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और आपको पता है ये मैट्रिक्स जो है ये किसके द्वारा बनेगी? वस्तुओं की संख्या। तो ये वस्तुएं हैं, इसको अपन नाम दे देंगे A, कोई भी नाम दे दीजिए। और ये जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं इनको लिख दो। पहले लिखा हुआ 10,000, 2,000 और यहाँ लिखा हुआ 18,000। ठीक है, इसी प्रकार 6,000, 20,000 और यहाँ लिखा हुआ है 8,000। ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स किसके द्वारा बनी है? वस्तुओं की संख्या, कि कितनी कितनी वस्तुएं बेची जा रही है उसके आधार पे। अब इनका जो विक्रय मूल्य है वो इतने इतने रुपए दे रखा है, तो इसको एक बार लिख दो। 2.50, 1.50 और 1.00। 1.00 का मतलब आप इसको 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन मैट्रिक्स B। अब देखो एक बात समझाऊँ आपको। मान लो हमें वस्तुओं की संख्या पता है और एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी पता है, तो हम ये बता सकते हैं ना कि उन टोटल वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या करना पड़ता है? गुणा। तो हमें यहाँ पर A और B को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक्स A और B को। तो पहले ये लिख लो जो भी है 10,000। यहाँ स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अपन इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, आराम से आप देखते जाना। 6,000 यहाँ बता रखा है, 20,000 और यहाँ बता रखा है अपने को 8,000। इसके आगे यहाँ स्पेस नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें तो समझना ही तो है। 2.50, 1.50 और 1। तो जिस हिसाब से अपने को ये आंकड़े दिए गए थे वैसे ही हमने मैट्रिक्स बना दी, जैसे भी दिए गए थे। पहले चेक कर लो क्या ये गुणा हो जाएगी A और B,
हो सकता है ए बी गुणा नहीं हो तो हमें बी ए को गुणा करना पड़ सकता है। ए बी और बी ए में फर्क है। इसमें पंक्ति बताओ कितनी है, एक पंक्ति दो पंक्ति, इसमें दो पंक्ति आ रही है यहाँ, और स्तंभ कितने हैं इसमें, एक दो तीन। तो इस मैट्रिक्स ए की कोटि ये हो गई। मैट्रिक्स बी में देखो एक ही पंक्ति है, क्या है, एक ही पंक्ति है, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं, तीन है। तो अब गुणा करने के लिए अपने के पास में इनका बराबर होना जरूरी था। अब आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं हुआ है, क्या बराबर नहीं है। अब यदि बराबर नहीं है तो ये गुणा ही नहीं होंगी, ए को बी से गुणा नहीं कर पाएंगे अपन, ए को बी से गुणा नहीं कर पाएंगे और बी को ए से भी नहीं कर पाएंगे इस स्थिति में। तो इसके सिस्टम को अपने को चेंज करना पड़ेगा। और कैसे चेंज करना है, इसको ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 2.50, 1.50 और 1। अब देखिए इसमें तीन पंक्तियां हो गई, कितनी पंक्तियां हो गई, तीन। स्तंभ कितना हो गया, एक। अब ये दोनों बराबर हो गए, गुणा हो जाएगा और आपकी नई मैट्रिक्स जो बनेगी गुणा करने के बाद उसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 1। चलो अब गुणा करते हैं इसको। तो ये चीज़ तो यहाँ लिखी जा सकती है, ठीक है। 2.50, 1.50 और 1। गुणा थोड़ा सावधानी से करना। पहली पंक्ति को इस स्तंभ से, जब 10,000 को अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक तो ये शून्य, यहाँ पर 4 शून्य आ रहे हैं, ठीक है, 4 शून्य आ रहे हैं और 1 शून्य यहाँ पर आए, कितने शून्य हो गए, 5 शून्य। लेकिन जब ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट के कारण 2 शून्य हट जाएंगे तो हमारे पास में केवल 3 शून्य बचेंगे। और 1 को सीधा सीधा इस 25 से गुणा कर दो तो इसको गुणा करने पर आ जाएगा 25,000 प्लस इसको जब इससे गुणा करेंगे तो देखो 3 शून्य यहाँ पर है, 1 शून्य, 4 शून्य है, लेकिन यहाँ 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो 2 शून्य पॉइंट के कारण हट जाएंगे तो यहाँ 2 शून्य बचेंगे। और 15 को सीधा सीधा 2 से गुणा कर दो 30, ये हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000, ठीक है। और 18,000 को यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 18,000। तो ये हो गया आपका पहला अवयव। इसमें क्या, पंक्ति 2 स्तंभ 1, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, हो गया ये। अब दूसरी पंक्ति को यहाँ गुणा करो, वो नीचे लिखो, क्योंकि इसमें स्तंभ 1 ही बनेगा, यहाँ देख लो स्तंभ 1 ही बनेगा। तो 6,000 को इससे गुणा करोगे, 3 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ, तो 2 शून्य इस पॉइंट के कारण चले जाएंगे तो हमारे पास में केवल 2 शून्य बचेंगे। और 6 को सीधा 25 से गुणा कर दो, 150। यहाँ पर 4 शून्य है, 1 शून्य यहाँ, 5 शून्य है, लेकिन इस पॉइंट के कारण 2 शून्य हट जाएंगे तो 3 ही शून्य बचेंगे अपने पास। और 2 को 15 से गुणा कर दो, 30। और इसको जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो गया 8,000, ठीक है। आराम से सरल करो भाई, 25,000 और 3,000, 28,000, 18,000, ये हो गया 46,000, ठीक है। और यहाँ इनको जोड़ेंगे 15,000 और 30,000, ये हो गया 45,000 और 8,000, ये हो गया 53,000। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि पहले ये जो अवयव हमने लिखे थे यहाँ, ये कौन से मार्केट के लिए थे, फर्स्ट मार्केट। और दूसरे नंबर पे जो अवयव लिखे गए हैं वो सेकंड मार्केट। तो ये क्या आ गया अपना विक्रय मूल्य। पहले मार्केट का विक्रय मूल्य तो ये हो गया और दूसरे मार्केट का विक्रय मूल्य ये हो गया। पॉइंट में क्या पूछा गया था कि प्रत्येक बाजार में कुल आय, भाई जितने में अपन बेचते हैं वो अपने को मिलता है और जो मिलता है वो आय होती है। तो पहले मार्केट को कितने रुपए मिलेंगे, 46,000 रुपये, और दूसरे मार्केट को कितने मिलेंगे, 53,000 रुपये। अब इस पर्सन को मैं यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अपने को नहीं पड़ेगी, अपने को केवल ये टेबल जो है इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ फर्स्ट मार्केट, फर्स्ट जो बाजार है
फर्स्ट बाजार की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो 46,000 रुपये। और सेकंड जो बाजार है उसकी आय कितनी हो जाएगी, 53,000 रुपये। तो यही हमसे पूछा गया था कि प्रत्येक बाजार की फर्स्ट बाजार और सेकंड बाजार की आय कितनी होगी, वो हमने बता दी। ऐसे होगा। अब पॉइंट नंबर बी जो है, जैसे हमने अभी ए पॉइंट ही कंप्लीट किया है, अभी तक पॉइंट बी कंप्लीट और करना है अपने को, तो पॉइंट बी की बात भी हम करेंगे। इसकी ज़रूरत हमें होगी, इसलिए मुझे पता है कि भाई मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐसा कैसा ही छोड़ दिया है, आप समझ जाओगे। पॉइंट बी में क्या कहा गया है वो देखो। यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, प्रत्येक इकाई की लागत कितनी कितनी बता गई है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले वस्तुओं की ये जो संख्या दी गई है, इससे मैट्रिक्स ए बनानी है अपने को, ये तो बनी हुई है। और यहाँ जो अपने को लागत दे रखी है, लागत से भी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, लेकिन उस मैट्रिक्स में ध्यान देना है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जब गुणा किया था तो पता चल गया था कि अपने को इन अवयवों को ऐसे लिखना होगा। तो 2 रुपये, 1 रुपये और ये 50 पैसे हैं। यदि ये रुपए हैं तो 50 पैसे को भी रुपए में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.50, या आप चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 0.50 और 0.5 एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे। तो एक बार ये मैट्रिक्स लिख दो, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000 और इसको हम गुणा कर रहे हैं बी से। तो बी में आ रहा 2, 1 और 0.5। अब इसको मिटा देते हैं अपन, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, और अब अपन आराम से गुणा करते रहेंगे। ये जो रिजल्ट आ रहा है ये पॉइंट ए का रिजल्ट है, ध्यान रखना, ये अपने काम आएगा। इनको जब गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, पहली पंक्ति को यहाँ गुणा करो, 10,000 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 20,000, प्लस 2,000 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2,000, और 18,000 को जब 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000। इसकी कोटि है 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, और इसकी कोटि है 3 गुणा 1। तो गुणा होने के लिए ये जरूरी था। और आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें 2 पंक्ति होंगी लेकिन स्तंभ एक ही होगा। तो ये पंक्ति स्टार्ट हो गई है, स्तंभ एक ही होगा तो दूसरा अवयव नीचे ही आएगा। इनको गुणा करो, यहाँ 6,000 को 2 से गुणा करेंगे 12,000, प्लस 20,000 को 1 से गुणा करेंगे 20,000, प्लस और 8,000 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। थोड़ा सरल करो, 20,000 और 2 ये हो गया 22,000 और 9 ये हो गया 31,000, 12 और 20 32,000 और 4 ये 36,000।
ये क्या आ रहा है, ये दो बाजार थे, फर्स्ट और सेकंड। तो ये है फर्स्ट बाजार की लागत, फर्स्ट बाजार है उसमें वस्तुओं की लागत, फर्स्ट बाजार के लिए ये पॉइंट बी चल रहा है आपका, वस्तुओं की लागत, वस्तुओं की लागत, तो ये है 31,000 रुपये, ठीक है। और सेकंड जो बाजार है उसके लिए वस्तुओं की लागत है 36,000। लागत का मतलब हो गया क्रय मूल्य, लागत का मतलब जितने रुपए हमारे लग रहे हैं, जितने रुपए हमारे लगे हैं वो लागत है, और लगे हैं तो वो क्रय मूल्य है, उतने में हमने खरीदा है। तो यहाँ सीधा सीधा एक तो ये तो दोनों का क्रय मूल्य हो गया लागत का मतलब, और ये यहाँ से आय हो रही है इसका मतलब मिल रहा है बेचने के बाद, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो कुल विक्रय मूल्य लिख दो, कुल विक्रय मूल्य, तो ये 46,000 प्लस 53,000, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 99,000 रुपये। और कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, लागत यहाँ रहा था 31 और 36, 31,000 प्लस 36,000, तो ये कितना हो गया 67,000 रुपये। अब देखो विक्रय मूल्य का मतलब है बेचने के बाद जो मिलता है, ज़्यादा में बेचा है कम में खरीदा है तो लाभ ही होगा। और प्रश्न में ये कहा भी था कि लाभ ज्ञात कीजिए, कुल लाभ, तो यहाँ लिख देंगे कुल लाभ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो क्या आता है, लाभ आता है। विक्रय मूल्य है 99,000 और क्रय मूल्य है 67,000, ठीक है। तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 32,000। तो ये कुल लाभ होगा उस निर्माता कंपनी को। तो हम लोगों को ये काफ़ी समझने के लिए टाइम लगा, लेकिन जब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, न तो क्योंकि मुझे तो प्रश्न भी लिखना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, तो आपको प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको तो उसको देख करके केवल हल करना है ना। और मुझे समझाने के लिए यहाँ लिखना हुआ तो टाइम ज़्यादा लग गया। और बाकी जब आप समझ चुके होंगे कि मुझे करना क्या है, तो फटाफट इस प्रश्न को आराम से हल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रश्न संख्या जो 11 है उसके बारे में, कि प्रश्न संख्या 11 क्या है। प्रश्न संख्या 11 है कि अवयव है, एक मैट्रिक्स बता रहा है, अवयव है जिसका नाम दे रखा है अक्ष, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि अक्ष इंटू, ये मैट्रिक्स जो अक्ष है ये गुणा हो रही है किससे, एक मैट्रिक्स है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6। क्या कमाल की बात है, कितनी शानदार मैट्रिक्स दी है, 1 2 3 4 5 6, इससे मल्टीप्लाई हो रही है और इसका रिजल्ट एक मैट्रिक्स के रूप में दे रखा है -7 -8 -9 2 4 6। ये स्थिति अपने को दी गई है, कह रहा है कि ऐसा है, ठीक है। तो हमें समझना है, अब इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा करने से पहले इस मैट्रिक्स के अवयव तो होने चाहिए अपने पास, तो पहले तो ये पता करेंगे कि मैट्रिक्स अक्ष है उसकी कोटि क्या होगी। तो पहले अपने को मैट्रिक्स जो अक्ष है उसको मानना पड़ेगा कि माना अक्ष बराबर क्या है। इसको देखो कैसे समझेंगे, पहले इसकी कोटि लिख दो कितनी, इसमें 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 3,
और आपके उत्तर में जो मैट्रिक्स है, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स है, उसकी कोटि कितनी है? 2 पंक्ति 3 स्तंभ। आपको पता है कि इस मैट्रिक्स को जब अपन इससे गुणा करेंगे तो क्या जरूरी है? इसकी जो पंक्ति है वो पहले वाली मैट्रिक्स के स्तंभ के बराबर होना चाहिए, तभी गुणा होती है। अब अपने को पता ये नहीं है कि इसकी पंक्ति कितनी है, यहाँ पंक्ति कितनी है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि गुणा करने के लिए ऐसा जरूरी है, ये पंक्ति और पहले वाले की स्तंभ बराबर होने चाहिए। और गुणा करने के बाद अपना जो रिजल्ट आता है उसकी जो कोटि है वो इसके अनुसार होगी। अब यहाँ देखो स्तंभ 3 है तो 3 बता रखे हैं, और यहाँ पंक्ति 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पंक्ति कितनी होनी चाहिए? 2। अब बता दो कि जो आपने अक्ष मैट्रिक्स के लिए बात की है वो 2/2 की होगी, 2 ही पंक्तियाँ 2 ही स्तंभ है, तो उसके 4 अवयव होंगे। 4 अवयव को आप ऐसे लिखेंगे, अज्ञात कुछ ही मान लो, XYZW ऐसे कुछ ही मान सकते हो, ABCD। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये समझना ज़रूरी था, नहीं तो कई लोग तो है ना अक्ष ही नहीं मान पाएंगे कि मैं अक्ष की जगह क्या लिखूं, और वो इतना नहीं कर पाएंगे तो आगे प्रॉब्लम आएगी। आगे अब देखो लिखेंगे, अतः अक्ष की जगह ये लिख दो ABCD, और ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, और इधर दिया गया है -7 -8 -9 2 4 6। गुणा करना है, पहली पंक्ति को यहाँ गुणा कर दो और जोड़ दो, इसको इससे करेंगे A प्लस B को इससे करेंगे तो 4B हो गया। इसको यहाँ गुणा कर दो, यहाँ लिख दो 2A, B को यहाँ गुणा करेंगे 5B, इसको यहाँ गुणा कर दो 3A प्लस 6B। अब इस दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। C को इससे करेंगे C प्लस 4D, 2C प्लस 5D, और इसको जब यहाँ गुणा करेंगे इस स्तंभ से तो 3C प्लस 6D, -7 -8 -9 और 2 4 6। अब देखो दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो संगत जो अवयव हैं उनकी हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। अब तुलना कैसे करते हैं वो आप सब जानते ही हो। तुलना करने के बाद हमारे पास में समीकरण बनेंगे और वहाँ से हम ABCD जो हमने अज्ञात अवयव माने थे उनका मान निकालेंगे। पहला अवयव पहले अवयव के बराबर लिख दो, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर A प्लस 4B ये पहला अवयव इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसमें से A, जिसमें A और B आ रहा हो, इसमें AB था, AB यहाँ पर ही आया, AB यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसमें से किसी को भी ले लो। जैसे मान लो इसको इसके साथ ले सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2A प्लस 5B बराबर -8। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को अपन सरल करेंगे, बाद में कर लेंगे। पहले अब C और D की बात कर लेते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ एक बात बता दूं मैं, यदि मैं इस अवयव की तुलना यहाँ ना करके यदि इसको इसके साथ लिखूं तो सरल करने में ज़्यादा सुविधा रहेगी। चलो ये लिख देता हूँ, 3A प्लस 6B बराबर -9। लेकिन इसको 2 नंबर समीकरण नहीं बनाना है, 3 का भाग सभी जगह जा रहा है, इसलिए 3 का भाग लगा दो पहले इसमें A,
3 का भाग लगाने के बाद यहाँ 3 का भाग लगेगा 2b, यहाँ 3 का भाग जाएगा ये, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। यहाँ देखो c + 4d, इस अवयव की तुलना इसके साथ होगी तो ये 2 आ गया। लेकिन इसकी तुलना आप इसकी तुलना यहाँ पर भी कर सकते हो जाएगा प्रश्न तो हल, लेकिन जब इसकी तुलना यहाँ करोगे तो थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा हल करने में। 3c + 6d = 6, ये समीकरण नंबर 3 बना दो और इसमें पहले 3 का भाग लगा लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे तो ये c और यहाँ 2d और 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 है। अब इससे कोई मतलब नहीं है अपने को नीचे जो लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसकी संगत अवयवों की तुलना कर ली है। आप देखना समीकरण नंबर 1 और 2 में 2 अज्ञात राशियां हैं a और b, और आपने देखा होगा कि 2 अज्ञात राशियों का यदि समीकरण है तो उनको हम विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन, कई विधियां होती है। यहाँ a के गुणांक एक जैसे हैं, इसका गुणांक भी एक, इसका गुणांक भी एक, तो समीकरण नंबर जो 1 है उसमें से समीकरण नंबर 2 को घटा दो। a + 4b बराबर हो गया -7, और समीकरण नंबर 2 क्या है, a + 2b बराबर -3। लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएगा। 4b में से ये 2b अब माइनस का हो गया, तो 4b में से 2b घटेगा 2b, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का है, तो -7 के साथ +3 को सरल करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, 2 का इधर भाग लग जाएगा तो -2, ठीक है। b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट करो, a + 4 गुणा b का मान -2 बराबर -7। इसको आगे सरल करेंगे तो a बराबर -7, तो देखो यहाँ है ही, यहाँ पर इनको गुणा करेंगे -8 बनेगा, लेकिन जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना हो गया, 8 में से 7 घट रहा है 1, a का मान आ गया। ऐसे ही इनको सरल करना है। समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 में से क्या करो, 4 को घटा दो। विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी न किसी एक चर या अज्ञात राशि बोल दो c के गुणांक जैसे बराबर है तो हम विलोपन विधि का प्रयोग ज़्यादा ठीक रहेगा। समीकरण नंबर 3 लिखो, समीकरण नंबर 4 लिखो और क्या करो, घटा दो। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ c से c कट जाएगा, 4d में से 2d घटेगा तो 2d बचेगा, और इस 2 में से ये 2 घटेगा तो 0। यहाँ से d का मान निकालेंगे तो 0 ऊपर 2 नीचे, और इसको सरल करेंगे तो 0 आता है। जब ऊपर 0 होता है तो उत्तर 0 आता है, आपको सबको पता है। ये d का मान, d का मान समीकरण नंबर या तो 3 या 4 में रख देंगे। d का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 आपका ये है, तो c + 4 गुणा d का मान क्या है 0 बराबर 2। इधर देखो 4 को 0 से गुणा करने पर ये तो 0 हो गया, तो c बराबर कितना आ जाएगा 2, c d सब आ गया। अतः है अक्ष बराबर, अक्ष को हमने क्या माना था, a b c d ऐसे माना था, तो a का मान 1 आ रहा है, b का मान यहाँ -2 आ गया, यहाँ पे c लिखा था, c का मान 2 और d का मान 0। तो ये हो गई आपकी मैट्रिक्स अक्ष। इस प्रकार से मैट्रिक्स अक्ष को हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ज़्यादा लेंथी काम हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न संख्या 10 भी थोड़ा बड़ा था, 11 भी कुछ बड़ा ही हो गया है, तो ज़्यादा लेंथी हम नहीं करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो